बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का यहाँ तशरीफ़ लाए आप हमारी रिक्वेस्ट पर। अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। साइफ़र केस के अलावा साइफ़र की तो ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। आज अलकादिर ट्रस्ट के अंदर भी उनकी पोस्ट ट्रस्ट बेल हमने फ़ाइल की है, जिसमें 4 तारीख के नोटिस नैब को जारी हुए हैं। और इसके अंदर बुनियादी तौर पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद और ज़रूरत पेश आई उसको मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि खान साहब के ऊपर जो अलकादिर ट्रस्ट के अंदर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर कोर्ट के अंदर जो कुछ होता है वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि तमाम कार्रवाई जेल के अंदर होती है और ओपन ट्रायल जो है वो खान साहब को इसके अंदर नहीं मिल रहा। रिमांड के दौरान जब भी तफ्तीश की रिक्वेस्ट की जाती थी नैब की तरफ से, तो वो तमाम जो केस उनका अंदर वो प्रेजेंट करते थे, उससे बरअक्स मीडिया के अंदर जो है वो रिपोर्ट किया जाता था। खुसूसी तौर पर जब बात आती है कि 458 कनाल ज़मीन जो है जो अलकादिर ट्रस्ट की मलकियत है, उस ज़मीन के बारे में बहुत से शकूक व शुबहात जो हैं वो पाए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने खान साहब की हिदायत के ऊपर उसके जो ट्रस्ट डीड हैं और डोनेशन डीड है उनको पब्लिक करने का फ़ैसला किया है। आपके सामने रखेंगे कि उसके अंदर क्या मामला थे। लेकिन उससे पहले खान साहब को आप सब जानते हैं, इमरान खान की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक खुली किताब है। इमरान खान की सियासी ज़िंदगी हो, उनकी समाजी ज़िंदगी हो या उनकी खेल की दुनिया, आप तमाम जानते हैं कि उनकी खदमात तमाम शोबा है ज़िंदगी में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें कि शौकत खानम जिस तरह से चल रहा है और इसके अलावा उनके दीगर जो खैराती काम है, नमल यूनिवर्सिटी है, तो ये तमाम ऐसे इदारे हैं जो खान साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर चल रहे हैं। खान साहब की क्रेडिबिलिटी को पूरी दुनिया जानती है और ये केसेस जो ख़ास तौर पर बनाए गए हैं, ये केसेस इसीलिए बनाए गए हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। और उसी नुकसान का जो एक शक्ल है वो ये है कि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो बिल्कुल हक़ाइक़ के बरअक्स है। ख़ुसूसी तौर पर जैसे मैंने कहा कि जो ज़मीन की मालियत है या ज़मीन की जो ओनरशिप है उसके बारे में जब बात की जाती है तो इस तरह का एक तासुर दिया जाता है कि जैसे खान साहब ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ये ज़मीन हासिल की। बिल्कुल इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। आज तमाम कागजात आपके सामने रखेंगे और ये बात भी करना बहुत ज़रूरी है कि अलकादिर ट्रस्ट जो है ये खान साहब के का आइडिया था और खान साहब का जो आइडिया है वो उसी लाइन के ऊपर था और उसी सोच और उन्हीं लाइंस के ऊपर इसको खड़ा किया गया और इसके जो मकासद हैं वो भी उसी तरह से हैं। इसमें ज़ाती जो फ़ायदा है किसी भी किस्म का वो लेने का ना तो कोई अंसर शामिल है और ना ही सवाल पैदा होता है। अब इसकी तफसीलात जो हैं वो मैं अगर आपके सामने रखूं, सबसे पहले अलकादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है वो हम आपके सामने रखते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है जिसके ऊपर वो चल रहा है और रजिस्टर हुआ है, इसके बुनियादी तौर पर 2 ट्रस्टीज़ हैं, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, और उनके अलावा इसका एक बोर्ड है जो इसको संभाल रहा है। 2 ट्रस्टीज हैं जी, 2 ट्रस्टीज़ हैं। खान साहब और बेगम साहिबा का जो किरदार है वो बतौर ट्रस्टी है और इसकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खान साहब का या बेगम साहिबा का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। ये जो इदारा है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये शौकत खानम की लाइंस के ऊपर इंडिपेंडेंट बोर्ड्स इसको चला रहे हैं, उसी तरह का इसका बोर्ड है जो तमाम फैसले जिसके अंदर अगर कोई हायरिंग होनी है या कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, ख़रीदो फ़रोख्त होनी है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाने के लिए और इदारा चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो बोर्ड डिसीजन लेता है। उसके अंदर खान साहब का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। खान साहब जस्ट उसके एक सरबराह हैं और उस सरबराह का जो काम है उसको मज़ीद इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर कर लिखा गया है। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके सामने रखना कि इस ट्रस्ट डीड के अंदर जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो इस ट्रस्ट को बनाने के लिए उस वक्त थे और हमेशा रहेंगे,
वो आपके सामने रखते हैं कि अगर मैं पढ़ के आपको बताऊं कि इसकी जो क्लॉज 3 है, इसके अंदर लिखा हुआ है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट। पहला इसका पॉइंट है टू सेट अप अल कादिर यूनिवर्सिटी इन वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टडीज एंड साइंसेज। ये इसका पहला मकसद है। दूसरा मकसद है टू सेट अप एनी एडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड और यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। तीसरा इसका पॉइंट है कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन और फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स। तो ये ब्रीफली इसकी एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके मुताबिक इसके आगे और भी हैं, मैं आपके हवाले ये करूँगा तफसील के साथ, आप पढ़िएगा और इसको तमाम जगहों पे बताइएगा भी कि ये इदारा बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग तालीम से बहरामंद नहीं हो सकते। वो तमाम अपनी फीसेस जो हैं, गरीब और लाचार जो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वो तालीम, महंगी तालीम हासिल कर सकें, तो इसका मकसद ये था कि एक ऐसा इदारा बने जो दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न साइंटिफिक तालीम भी एक ही छत के तले मिले। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आपको मालूम है कि दीनी तालीम के लिए अलग एक चैनल है और साइंस की जो तालीमात हैं उनके लिए और चैनल और यूनिवर्सिटीज़ और इदारे हैं। तो खान साहब ने इन दोनों को एक ही छत के तले जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ये इदारा कायम किया। इसके बाद आते हैं कि ट्रस्ट डीड के अंदर जो खान साहब के किरदार है और ख़ास तौर पर जो मॉनिटरी मामलात हैं उसके बारे में क्या लिखा गया है, और ये मॉनिटरी मामलात के बारे में जो इस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा गया है ये बिल्कुल उसी तरह की का स्टेटस है जो कि खान साहब, शौकत खानम और नमल और दीगर जो उनके इदारे हैं उसी तरह का स्टेटस है और वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये कोई उससे अलग नहीं है। सबसे जो बुनियादी जो चीज़ जो आप सबको मालूम होनी चाहिए और पूरी कौम को मालूम होनी चाहिए वो उसकी क्लॉज 10.2 के अंदर लिखा हुआ है, द ट्रस्टी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन, यानी किसी किस्म की कोई तनख्वाह, कोई बेनिफिट, कोई पर्क खान साहब या दूसरी जो उनके बेगम साहिबा हैं वो इसमें नहीं हासिल कर सकते। ये वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि आज तक नैब की तफ्तीश के अंदर भी किसी जगह पर किसी किस्म का बेनिफिट खान साहब या उनके किसी रिश्तेदार या उनकी जो फैमिली है उन्हें, और ना इस किस्म का कोई केस है। नैब का जो केस है उसके बारे में भी मैं आपको आगाह करूंगा, लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेंट है इसको आज हमने हाईलाइट करना है इसलिए आपके सामने पेश हुए हैं। दूसरा जो इसमें नुक्ता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथ ही कि नो ट्रस्ट प्रॉपर्टी इनकम एंड और ट्रस्ट प्रॉपर्टी शैल बी पेड ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वे of profit, dividend, bonus or otherwise to any of its trustees or their relatives। हालांकि ट्रस्टीज सिर्फ दो हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज के रिश्तेदारों को भी कल इनमें से जिंदा उनकी ज़िंदगी के बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर ये बात की जा रही है और इसको सेव किया जा रहा है कि ये जो ट्रस्ट की जितनी प्रॉपर्टी है वो ना ट्रस्टीज़ उसको ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं, ना ट्रस्टीज़ जो हैं वो इसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ना ही कभी इनका कोई रिश्तेदार इसको दोबारा जो है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ला सकता है। तो ये एक ट्रस्ट है जिसने हमेशा रहती दुनिया तक इसी पर्पज़ के लिए कायम रहना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ इसकी ही मलकियत रहेंगी। ट्रस्टीज़ को तब्दील करने का जो प्रोसेस है वो भी इसके अंदर मौजूद है कि अगर ट्रस्टीज़ नहीं रहते, खान साहब ताहयात इसके ट्रस्टी हैं, खान साहब के बाद की जो सूरत हाल है उसके बारे में भी लिखा गया है और ये सिर्फ तालीमी जो मकासद हैं उनके लिए ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो दीगर पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे, आपको मैं ये कॉपीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बैरियर टाउन का इसके अंदर किरदार है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम आपको केस का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा साथ में बताएं और उसके बाद जो है बैरियर टाउन के साथ किन टर्म्स के ऊपर और क्या बात की गई और क्या उनका किरदार था और उनसे क्या लिया गया। बुनियादी तौर पर ये जो केस नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के अंदर ये तफ्तीश जो है वो शुरू की गई जब हसन नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी है
उसको एग्जॉर्बिटेंट प्राइस के ऊपर मलिक रियाज फैमिली ने वहाँ पे ख़रीदा। उस वन हाइट पार्क वो प्रॉपर्टी जी, वन हाइट पार्क को ख़रीदने की जो पेमेंट वहाँ पर की गई उसको नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक मशकूक ट्रांजैक्शन समझते हुए उसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने देखा कि इस कंपनी की जिसकी जानिब से यानी बैरियर टाउन की जानिब से जो पेमेंट की गई है ये गैर मामूली पेमेंट है। और दूसरे नंबर पर चूँकि इनका वहाँ पर कोई कारोबार नहीं था तो उन्होंने इस तफ्तीश के दायरेकार को बढ़ाया और ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो जो पनामा केस के अंदर जो और बाकी जो 10 कंपनीज रजिस्टर्ड का जो केस था वो जो पनामा के केसेस थे उनके अंदर इनका जिक्र मौजूद है कि ये किस तरह से है। उसी कंटिन्यूटी के साथ जो है जो दीगर अकाउंट थे मलिक रियाज फैमिली के उनको नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने तई जो है अपने कानून को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको फ्रीज़ किया और उनकी अदालत से ये फ्रीजिंग ऑर्डर लिया और ये इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने जारी रखी। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि वो इन्वेस्टिगेशंस आपके सामने अभी मशरक बैंक का जो CM फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो हमारी कंटेंशन है पहले दिन से कि ये पैसा ना हुकूमत पाकिस्तान का था, ना हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर या बरतानिया के अंदर किसी किस्म की कोई कंप्लेंट फाइल की थी। ये पैसा मलिक रियाज फैमिली की एक प्राइवेट एंड उनका अकाउंट्स के अंदर मौजूद था जिसको मशकूक समझते हुए वहाँ की क्राइम एजेंसी ने तफ्तीश की। उसके बाद मलिक रियाज फैमिली और जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ जिस एग्रीमेंट के तहत मलिक रियाज फैमिली ने ये वहाँ पर बताया उनको और उनके साथ एग्री किया कि ये पैसा हम वापस अपने मुल्क लेकर जाएंगे। तो उस फैसिलिटेशन के लिए उस पैसे को वापस लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो उस वक्त का आपके सामने है कि वो पैसा आज तक इतनी बड़ी तादाद में कभी पाकिस्तान वापस नहीं आया। तो जिसके ऊपर नैब ने और तमाम दीगर इदारों ने क्रेडिट लिए हैं। तारीख गवाह है कि प्रेस रिलीजेस जारी हुई और जो एनुअल इनकी तरफ से फिगर्स दिए गए, नंबर दिए गए नैब की जानिब से, उसके अंदर ये रकम बतौर रिकवरी की रकम हमेशा से रिफ्लेक्ट होती रही और हमेशा जो है वो रहेगी। आज जो केस बनाया गया, इस केस को आप देखते हैं तो उसके दो हिस्से हैं। अब उस रकम की वापसी को मशकूक बनाया जा रहा है और उसको अलकादिर ट्रस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि अलकादिर ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है मलिक रियाज फैमिली के। हम बेशक स्पोक्स पर्सन नहीं है लेकिन आप तमाम पाकिस्तानी जानते हैं कि वो किस तरह से खैराती काम करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चैरिटीज़ हैं वो चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो चैरिटी दी गई खान साहब को वो प्योरली चैरिटी थी और चैरिटी लेना और देना पाकिस्तान के किसी कानून के अंदर जुर्म नहीं है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक रजिस्टर्ड इदारे ने एक दूसरे रजिस्टर्ड इदारे को खैरात दी है और वो खैरात दिया जाना उसको एक ऐसा रंग दिया जा रहा है जैसे पाकिस्तान का जो पैसा है वो लूट कर खा। वो अमाउंट आज तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रही। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें ऑर्डर भी जारी किया है कि ये अमाउंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दी जाए। अब जब वो रकम हुकूमत पाकिस्तान के पास आ गई है और उसके बाद जो दीगर चीज़ें हैं वो वाज़ेह हो चुकी हैं कि ये केस सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें जो जुर्म का सवाल है वो पैदा ही नहीं होता। जो डोनेशन डीड है, अब मैं उस तरफ आता हूँ, फिर जो है वो आखिरी जो हमारा हिस्सा है उसके बारे में आपको सरदार लतीफ़ खोसा साहब के फरजंद जो हैं हमारे साथ शहबाज खोसा साहब, ये भी आपको इसके ऊपर गाइड करेंगे और हम जो हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके हैंड ओवर करेंगे। जो डोनेशन डीड है मलिक रियाज फैमिली और अलकादिर ट्रस्ट के दरमियान, उसकी क्लॉज 1.8 के ऊपर आपको लेके जाऊंगा जो बहुत वाज़ेह है, जिसके अंदर ट्रस्ट डीड की और ट्रस्टीज़ का जो रोल है उसको दोबारा से हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर दोबारा से लिखा गया है। ये जो टर्म्स हैं ये मलिक रियाज फैमिली की तरफ से आई जिसको की इंतज़ामिया ने एज इट इज़ कबूल किया, क्योंकि ये इसमें ना कोई छुपाने का अंसर था और ना ही इसमें कोई जुर्म जो है वो हो सकता था।
इसकी क्लॉज 1.8 है, वो मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बताता हूं कि द डोनर फर्दर डिक्लेयर्स, डोनर मतलब बैरिया टाउन, further declares that the land and the buildings, facilities, infrastructure and amenities etc. completed thereon are exclusively for the benefit of the trust and for the use of objects and purposes mentioned in this agreement, and no trust or any other employee shall have any right, title or entitlement to the said land and building, facilities, infrastructure, etc. thereon, or use the same for their own personal benefit in any manner whatsoever, nor shall the trustees and their relatives be paid, transferred directly or indirectly by way of profit, dividend, bonus, or otherwise any part of the land or building, sell the land or building infrastructure, etc. for any personal gain, provided however, ये भी इसमें एक अहम शेक है कि अगर इस यूनिवर्सिटी का किसी वजह से यूनिवर्सिटी जो बनाई जा रही थी, अगर इसका जो तकमील है वो नहीं होती तो उसके बाद इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, provided however that if for some reason the land and building is not required for the purpose of proposed Al-Qadir University, then the trust shall be authorized to utilize the same for the purposes of the trust only as mentioned in the trust deed of the trust. इसमें लिखा गया है वाज़े तौर पर कि ये अगर कल को यूनिवर्सिटी के पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती और ये यूनिवर्सिटी काम नहीं कर पाती किसी भी वजह से, तो जो प्रॉपर्टी है या इस पे जो सामान या बिल्डिंग्स या एमिनिटीज़ हैं वो फिर भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस ट्रस्ट के इस्तेमाल में और इसी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होती रहेंगी, यानी दीनी और साइंसी तालीम के अलावा इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें जो ट्रस्टीज़ हैं वो फिर से एक दोबारा लिखा गया है, यानी खान साहब और उनकी फैमिली इसको ना अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ना इसका कोई फ़ायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इसके किसी बेनिफिट या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ या इसकी जो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से कभी भी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा ले सकेंगे। तो जो नैब का केस है वो तो ख़त्म हो जाता है जब ये अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाती है, तो हम तो सुरखरू हो जाते हैं। यहाँ पर बुनियादी तरीन जो एलिमेंट है वो हमारे कानून के अंदर आप सब जानते हैं कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जुर्म। पहला हिस्सा है कि जुर्म के लिए आपका गिल्टी माइंड यानी मंजरी होना चाहिए, उसके बाद आपको गिल्टी काम करें, ये ऐसा एक्ट करें। यहाँ पर ना तो मंजरिया था, मकसद क्या था, मकसद था कि एक खैराती इदारा कायम किया जाए और दूसरी तरफ एक खैरात दी जा रही थी। तो जो एक्ट है वो कानून के मुताबिक था, वो पैसा मलिक रियाज फैमिली का था जो कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। वो तमाम आपने देखा कि नेशनल क्राइम एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स भी आपके सामने आ गए और उसके बाद आपकी जो मशरिक बैंक की स्टेटमेंट है वो भी आई कि किस तरह से वो उनके प्राइवेट अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। इसी तरह अब वो पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के साथ फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है, ये अब साबित करता है कि इमरान खान ने ना तो वो पैसा खाया है, 190 मिलियन रुपीस जो हैं वो उसी जगह पर मौजूद थे, और ना ही किसी किस्म का बेनिफिट उनको दिया है। यहाँ पर बेनिफिट का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये इतना बड़ा जो केस है वो खान साहब की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे जिसमें शौकत खानम और नमल जैसे इदारे, खैराती इदारे जिनकी दुनिया मिसालें देती हैं, उन इदारों को और खान साहब की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए ये केसेस बनाए गए हैं। मकसद पॉलिटिकल गोल्स हासिल करना है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो इदारे हैं ये आम आवाम के लिए इदारे हैं, इनको खुदा का वास्ता है आप इनको जो है वो किसी तरह से भी इस तरह नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि ये नुकसान आम पब्लिक का नुकसान है, आम आवाम का नुकसान है। अब मैं खोसा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ा सा जो लीगल साइड ऑफ द केस है उसके बारे में वो कर लें। थैंक यू वेरी मच जी। ये जिस बैकग्राउंड में मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ से जनरली तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और किस्म की सुनते हैं, तो मैं आपसे एक्चुअली लॉ पॉइंट्स पे कुछ बात करने आया था। ये खान साहब जब इलेक्शन लड़े थे तो इनका वन ऑफ देयर एजेंडा वाज एजुकेशन,
तालीम की फ़रोग, और इनका पहले भी ये नमल एक इधर इदारा मौजूद है जो कि इसके मुख्तलिफ कैंपसेस हैं, और गालिबन 10,000 एकड़ ज़मीन है जिसके ट्रस्टी हैं खान साहब। अब आपने कभी यहाँ नहीं देखा होगा कि खान साहब ने इधर कोई दुकान बनाई हो और उसका किराया खान साहब की ज़ात को जाता हो, या शौकत खानम की कैफेटेरिया जो है उन्होंने अपने मामू के बच्चे को या किसी को आगे दे दी हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि उनकी ज़ात में नहीं है, इसलिए जब आप किसी दुकान में जाते हैं वहाँ शौकत खानम का डब्बा पड़ा हुआ होता है और साथ एक और डब्बा पड़ा हुआ होता है, आप खान साहब के डब्बे में वो खैर चैरिटी डाल देते हैं। ये जो केस है अल-कादिर ट्रस्ट, 190 मिलियन पाउंड्स का केस कहा जाता है, बड़ा इसको अच्छा टैग दिया जाता है। ये हसन नवाज की प्रॉपर्टी थी वन हाइड पार्क, जो कि वहाँ पर बिकी। वो जब बिकी तो वो 50 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज साहब ने ख़रीदी, और वहाँ पर जो एक्चुअल रेट थे उस वक्त वो गालिबन 15 मिलियन या 20 मिलियन के आसपास उसकी वैल्यू थी। तो जब उनकी रजिस्ट्री ने देखा कि ये एक प्रॉपर्टी इतनी महंगी रजिस्टर हो गई है, सेल डीड ये किस तरीके से हुई है, तो उन्होंने इनके 190 मिलियन की कितने में खरीदी? नहीं 190 मिलियन की प्रॉपर्टी नहीं है, 190 मिलियन पाउंड अलहदा है। एक प्रॉपर्टी वन हाइड पार्क जो कि 50 मिलियन पाउंड की उस वक्त बिकी हसन नवाज साहब की, 25 मिलियन की थी, जो कि एक्चुअली 25 की थी। डबल द प्राइस पे वहाँ सेल रजिस्टर हो गई इंग्लैंड में। जब वो सेल डबल प्राइस पे रजिस्टर हुई तो वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी हरकत में आई कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई। ये पाकिस्तान में भी कई दफ़ा मनी लॉन्डर करने के लिए 2 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेच दी जाती है ताकि वो वाइट मनी आपके पास आ जाए। तो ये वहाँ पे ये हरकत की गई, वहाँ पे ये चली नहीं। जब उन्होंने ये मलिक रियाज साहब के और इनके अकाउंट्स देखे तो मलिक रियाज साहब की वहाँ कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो इनकी एक बहू की अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड पड़ा हुआ था। उस अमाउंट को ब्रिटिश एजेंसीज ने विदाउट एनी इंटरफेरेंस और रिक्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रीज कर लिया। अब वो एक अलहदा प्रोसीडिंग इंग्लैंड में चल रही थी। पाकिस्तान में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन का केस चल रहा था, और उस बैरिया टाउन के केस में बैरिया टाउन की सेटलमेंट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से हुई कि 460 अरब रुपए बैरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देगी। जब इनके पैसे लंदन में ब्लॉक हुए उसमें पाकिस्तान की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ की जो पैसे सेटलमेंट हुई उसमें भी पाकिस्तान की हुकूमत का ताल्लुक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की सेटलमेंट हुई मलिक रियाज साहब की कंपनी के साथ बैरिया टाउन कराची के बारे में। मलिक रियाज साहब ने वहाँ पर अपना पैसा जो उनका उधर ब्लॉक हुआ वो नेशनल क्राइम एजेंसी से ये एग्रीमेंट किया कि जी हम इस पैसे को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज देते हैं। वो पैसा जो है वो उनके मुल्क में कोई गैर कानूनी काम नहीं था, इंग्लैंड में कोई गैर कानूनी काम नहीं था, उसकी सोर्स मशकूक थी। तो उस सोर्स मशकूक पे उन्होंने बोला भाई अपने पैसे पकड़ो और जाओ। ये पैसे मलिक साहब ने अपने यहाँ से लिए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिए। इस सारे प्रोसेस से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या पीटीआई का या इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं था। इस वक्त शहजाद अकबर साहब AIU के एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे। उन्होंने इस चीज़ का बेनिफिट क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी अमाउंट आ गई है तो हम इसका बेनिफिट, ये अमाउंट पहले आई और इस पे जो कैबिनेट मीटिंग हुई ये बाद में हुई। जिस कैबिनेट मीटिंग का जिक्र किया जाता है कि जी ये बंद लिफाफा आया और इसमें इन्होंने अलाउ कर दिया कि ये पाकिस्तान हुकूमत में पैसे आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, ऐसा कोई लिंकेज नहीं था। ये पैसे पहले आ चुके हुए थे, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा ठीक है जी ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें। इससे उसका क्या ताल्लुक है उस पैसे का जो पहले आ चुका हुआ है पाकिस्तान में। और वो जो पैसा पाकिस्तान में आया उसके पीछे भी 1.5 साल की हिस्ट्री है कि वो एक और इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि इंग्लैंड में ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे बिकी। फिर वो कॉरेस्पॉन्डेंस है मलिक रियाज साहब की फैमिली के, उनके बैंक के, नेशनल क्राइम एजेंसी के, और फिर उनके जो कोर्ट है वहाँ की। उस कॉरेस्पॉन्डेंस में कहीं भी ना पाकिस्तान की हुकूमत का जिक्र है, ना पाकिस्तान के किसी प्रोसिक्यूटर का जिक्र है, ना शहजाद अकबर का जिक्र है, ना इमरान खान का जिक्र है। इनका लेना देना नहीं था। वो पैसे यहाँ पर आए। अब 3 इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन हैं, उनका पैसा वहाँ ब्लॉक होना,
वो सुप्रीम कोर्ट के साथ सेटलमेंट होना वो सुप्रीम कोर्ट के साथ हुई। वो पैसे मलिक रियाज साहब क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के देने थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली गए। अब एक कैबिनेट मीटिंग है वो जो बाद में होती है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। और कैबिनेट मीटिंग में भी क्या है कि भाई ये इधर नहीं जमा कराओ इधर। अगर अज्यूम कर लें कि पाकिस्तान की कैबिनेट मीटिंग की वजह से ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए हैं, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि वो पैसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए थे। मगर अगर ये मान भी लें कि उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं, पाकिस्तान हुकूमत के खाते में ना जमा कराएं, तो आज की हुकूमत ये पैसे क्लेम कर सकती थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल के पाकिस्तान की हुकूमत के अकाउंट में जमा करा दिए हैं। अब नैब का आपको ये अच्छी तरह से पता है, पिछले दिनों जो अमेंडमेंट हुई है, जो बादशाह सलामत कह रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ के PDM की जो दौर में ये जो अमेंडमेंट्स आई, तो उस टाइम पर ये अमेंडमेंट एक ये भी आ गई कि इलीगल गेन साबित करना ज़रूरी होगा नैब के केस के लिए। पहले ये था कि एसेट बियॉन्ड मीन्स, किसी के पास जायदाद ज़्यादा है और उसके पास सोर्सेज कम हैं तो उसके ख़िलाफ़ भी नैब का केस हो सकता था। फिर दोबारा बादशाह सलामत कहने लगा था, मगर PDM की हुकूमत ने जो अमेंडमेंट की उसमें कहा कि जी इलीगल गेन भी ज़रूरी है। अब इस केस में या तो 190 मिलियन पाउंड में से कोई पैसे इमरान खान के अकाउंट में गए हों या किसी आसपास के इनकी तवासत गए हों, तो फिर इलीगल गेन आप क्लेम करें, वो तो इधर है नहीं कोई ऐसी बात। अच्छा, अब एक ट्रांजैक्शन और हुई जो कि लिंक की जा रही है इसके साथ, इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए। वो क्या है कि जी अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मलिक रियाज ने पैसे डोनेट किए, इसकी बिल्डिंग बनाई और ये हुआ और वो हुआ। ओ भाई, मलिक रियाज ने एक अल कादिर यूनिवर्सिटी को ज़मीन डोनेट की पड़ी हुई है, वहाँ पर उन्होंने बिल्डिंग बनवाई, बनी हुई है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी हुई चल रही है। 110 स्टूडेंट सुबह दोपहर शाम का खाना भी वहीं खाता है, रहता भी वहीं है, नहाता भी वहीं है, साबुन भी उन्हीं का इस्तेमाल करता है और पढ़ भी रहा है। और क्या पढ़ रहा है वो? अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है वहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन में। 110 बच्चा। यहाँ पे किसी साहब के यहाँ महल नहीं बन गए डिफरेंट शहरों में, मलिक रियाज साहब ने लोगों को महल भी गिफ्ट किए हमें। यहाँ पे कोई रायवंड में जाती उम्रा स्टेट नहीं बन गई इस पैसे से कि आप कहो कि पर्सनल बेनिफिट हो गया हुआ है। यहाँ पर एक इदारा बना और इस तरह के इदारे इसी शख्स के नाम पर पहले भी बने हुए हैं। नमल में 10,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जिसके ट्रस्टी इमरान खान साहब हैं। तो उसका क्या मतलब है कि इमरान खान अपनी ज़ात के लिए वो ज़मीन इस्तेमाल करता है। सो ये केस एक बड़ा वैसे बहुत ही फजूल केस है और इस केस को बनाकर पता नहीं क्या शो करना चाह रही है जो भी अरबाब इख्तियार हैं कि शायद वो इतनी घटिया चीज़ों पर भी आ जाएंगे और शायद लोग इससे बाज आ जाएंगे। ये हमें होश के नाखून लेने चाहिए। मैं यहाँ देखता हूँ जी, वही जज साहिबान हैं, वही प्रोसिक्यूटर हैं, वही जेल है, वही अदालत है और सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे को अंदर फेंके जा रहे हैं इन्हीं चक्रों में। और ये हमारा मुल्क जो है वो इसी रगड़े में कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ है। सो ये हमारी आपके तवासत से आपसे इस्तदा होगी कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक दें ताकि कोर्ट्स के लिए भी आसानी पैदा हो ये डिसीजंस लेने में, थोड़ी जुर्रत का यहाँ सारे करें क्योंकि ये एक अच्छे इदारे चल रहे हैं। अगर ये हमारे सरकारी इदारों में आपने एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखा हुआ है और अगर हम जो यहाँ पे अब 8 अरब रुपए सालाना लाहौर के शौकत खानम को मुखैर हजरात डोनेट करते हैं, 8 अरब रुपए। क्या पाकिस्तान का ये हस्पताल जो कि अब बाकी 2 शहरों में भी बन रहा है, ये फ़ख्र इस पे नहीं होता? आप सब में से कोई ना कोई यहाँ मौजूद होगा जिसका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर वहाँ से फ्री इलाज या अच्छा इलाज उसने कराया होगा या उसकी तारीफ़ सुनी होगी या किसी ना किसी के थ्रू सुनी होगी। तो हम ये चीज़ें अगर इन चीज़ों पर भी अपने अशख़ास को मूरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देंगे तो लोग अच्छे काम करना बंद कर देंगे। और ये एक केस है जिसके थ्रू हम एक सियासी पार्टी के लीडर को बाहर रखना चाहते हैं। तो क्या आपने लोगों को बाहर रख कर देख नहीं लिया? यही नवाज़ शरीफ को जब सियासत से बाहर निकाला तो क्या वापस नहीं लेके आना पड़ा आपको? तो ये हमें थोड़ा होश लेना चाहिए। इन्हीं मामलात को अगर हम
मज़ीद तोल देंगे तो इसका अवाम में रिएक्शन आएगा। कोई भी ऐसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को नहीं से आप इस वक्त मुल्क की एक मकबूल तरीन जमात के सरबराह को बाहर रखेंगे या उसको पार्टी हेड से हटा कर किसी और को बना देंगे, तो कोई ऐसे इलेक्शन की रिगिंग को नहीं मानेगा, कोई ऐसे इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को नहीं मानेगा। इससे हमारी स्टेट कमज़ोर होगी। ये जो हालात पिछले 1.5 साल से मुल्क में हैं, ये इंस्टेबिलिटी फर्दर कंटिन्यू करेगी। इसलिए खुदारा आप इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो लगाना भी बंद करें और इनकी बेसिस पर आवाम से, आवाम के लीडर्स को दूर भी ना रखें। आवाम को चांस दें, वो इलेक्शन में जिसको चाहें वोट दें और उसको अपना लीडर मुंतखब करें और वो इस मुल्क में आए। सब मिलकर इस मुल्क को आगे की तरफ चलाएं ताकि हम सब जो है सुक्का सांस भी ले सकें और आगे लोग भी चल सकें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी जी कि जब भी बुखला की टीम वहाँ से अडियाला से आती है तो जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो ये भी सोचते हैं कि जहाँ ये कानूनी खुशगाफिया में बताएं, हमें ये भी बताएं कि हमारा लीडर कैसा है, वो कैसे बात करता है। दूसरी बात आपने शुरू में कहा कि इमरान खान साहब एक खुली किताब है, तो अभी एक अदाकारा ने उनके हवाले से किताब भी लिखी है, उसके हवाले से भी वहाँ पे बात की है कि नहीं। और तीसरा छोटा सा सवाल ये है कि इसके ट्रस्टी पहले कुछ ज़्यादा थे, वो फिर उनको निकाल दिया गया या छोड़ दिया गया, उससे थोड़ा सा शक सा पैदा होता है उस हवाले से। क्योंकि आपका एक ही सवाल रेलेवेंट है जो इस केस से मुतल्लिक है, बाकी दीगर सवाल जो हैं वो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। वो चीज़ें होती रहती हैं, लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। जो ट्रस्टीज़ ऐड किए गए इसके अंदर, वो कानून की एक रिक्वायरमेंट थी कि तब 2 से ज़्यादा ट्रस्टीज़ को होना चाहिए था। उस प्रोसेस को शुरू किया गया, लेकिन सब्सिक्वेंटली कानून में तब्दीली आई और उसके बाद वो ट्रस्टीज़ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कभी भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बने। यानी पहले दिन से पहले जो है बाबर रहमान साहब थे और जुल्फ़ी थे, वो उनके बाद से हुई, उसके अंदर वो तमाम साहिबान को ट्रस्टीज़ की लिस्ट से बाहर किया गया। उसके बाद खान साहब और बेगम साहिबा ही आज तक इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ हैं और वो ही आगे रहेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है जी। इसके ऊपर क्या कमेंट किया जाए। खान साहब के हौसले बुलंद हैं जी, वो काफ़ी अपनी पूरी तरह से, बल्कि हम थोड़ा कई दफ़ा ऊपर नीचे सोच में विचार में गुम होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस देख के तो हमें भी मज़ीद कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरा सवाल आपका एक ही सवाल है बुनियादी तौर पे, लेकिन उसके 2 जुज़ हैं जी। पहली बात तो ये कि एहतियात की बात हो रही है कि एहतियात किए गए बड़ी भारी मिक़दार में और बड़ी अमाउंट्स थी। एहतियात के हवाले से आप पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कानूनी तौर पर कोई पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी खैराती इदारे के अमाउंट या एहतियात रख सकता है या नहीं? दूसरा इसका जुज़ मेरा ये है कि $5000 से ज़ायद अगर अमाउंट कोई गैर मुल्की सतह से पे आए तो उस पे आपको हुकूमत वक्त के नॉलेज में लाना होता है कानूनन। यहाँ पे नॉलेज में भी नहीं लाया गया और दूसरा कहा जा रहा है कि ये जो अकाउंट थे इमरान खान साहब के, वो FPR के जो असासाजात हैं उसमें शो नहीं थे। इसमें क्या पोजीशन है ये कौन से अकाउंट्स की बात कर रहे हैं आप? ये जो मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं इनके इमरान खान नहीं, आप स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, आप बताएं कौन से केस की बात कर रहे हैं। ये जो अलकादर ट्रस्ट के इल्ज़ामात मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अंदर किसी जगह पर आज तक नैब की जानिब से जब भी वो तफ्तीश की इजाज़त मांगते रहे हैं, कभी भी ये नहीं कहा गया कि खान साहब के ऊपर कोई पैसे का इल्ज़ाम या किसी अकाउंट के अंदर उनके पैसे आए हों। इस किस्म का इल्ज़ाम ये कोई, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी हमें। लोग मिक्सअप हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें अदालत के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो रही हैं। सर इसमें फॉरेन फंडिंग केस के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज इससे रिलेट कर रहे हैं। नहीं, इससे कोई रिलेट नहीं कर रहा। एक तो आपको ये वाज़ेह मैंने आपको बताया, इस केस का 1 रुपया भी खान साहब के अकाउंट में ना, ये इल्जाम है, ये इसके ऊपर इल्जाम ये है, इस केस के अंदर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो कुछ और है। वो ये है कि आपने मलिक रियाज साहब को वहां पे बेनिफिट दिया
और उसके बदले में आपको ये ट्रस्ट बना कर दिया गया। लेकिन बेनिफिट क्या इल्जाम के अंदर भी किसी जगह ये इल्जाम नहीं है कि खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए या उनके अकाउंट में या बेगम साहिबा के अकाउंट के अंदर कोई पैसा आया या उनके नाम के ऊपर कोई ऐसी कैबिनेट में जब लिफाफा बंद वो आया था फैसला, शायद वो भी एक मशकूक जो केस को उससे कौन सा महल बनाया गया, सवाल ये पैदा होता है। तो ये है कि वहां से भी तो शुकूक-ओ-शुबहात जन्म लेते हैं। देखिए इस शुकूक-ओ-शुबहात सर इसका जवाब ये है कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी जनाब, उससे पहले 1 महीना पहले पैसे आ चुके हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो कैबिनेट मीटिंग एक ऐसी चीज कैसे अलाउ कर सकती है जो कि बाद में पहले हो चुकी भी हो। 1 महीना पहले इंग्लैंड से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए, 1 महीना बाद कैबिनेट मीटिंग हो गई। उसमें आपने कहा अच्छा जी एसिड रिकवरी यूनिट का तो हेड मैं हूँ, चलो मैं भी क्यों ना क्लेम कर लूँ कि मैं 190 मिलियन पाउंड ले आया हूँ। ये सिचुएशन है। शिराज के एमपी से बड़ा ब्रीफली आपने दी जो है या तफसील जो है आपने इसको एक्सप्लेन किया इस सारे मामले को, जिसमें एक अहम किरदार था फरा रूबी साहिबा का, उसका नाम निशान तक नहीं, नाम भी आपने वो सवाल जरा सुन ले। अच्छा उसके बाद जाहिर बात है आप शायद ज्यादा बोलना चाहते हैं, आप आपको मौका देंगे, बल्कि 20 मिनट दिए भी थे आपको, तो उसका नाम निशान तक नहीं है। और अगर ये केस इतना सिंपल है तो ये केस अभी तक साल क्यों नहीं हुआ? क्या आप लोगों में कोई कमी है या आप लोग इतने अहल नहीं है कि खान साहब इतने मतलब आपने इस अंदाज में इसको बयान किया जिस तरह कौम के सामने रखा, तो इससे यूँ तासुर पाया जा रहा है कि बहुत ही आसान केस है। तो फिर खान साहब इस केस में बस हुए? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले जब ये केस इसका जब नोटिस आया पिछले साल मार्च के अंदर, 16 मार्च कार्बन डेट थी, 16 मार्च के बाद खान साहब मुतद्दिद बार नैब के सामने पेश हुए और ये तमाम कागजात जो आज आपके सामने लाए गए हैं, आज भी आपको मैं तफ्तीश के लिए जो वो एक्सटेंशन मांगते रहे हैं उसके अंदर क्या पॉइंट पूछे जाते थे, कोई सवाल नहीं था। जैसे खोसा साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आपके सामने चीज़ें रखी हैं, कोई सवाल नहीं था सिवाय इसके कि वो कहते थे कि ये ट्रस्ट डीड कहाँ है, ये ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड है, इसकी रजिस्ट्रार ने तमाम इसका रिकॉर्ड जो है वो नैब के हवाले कर दिया है। अच्छा फिर पूछते हैं कि ये जो ये डोनेशन एग्रीमेंट है जो बैरियर टाउन की तरफ से है वो कहाँ है? भाई ये तमाम इल्ज़ामात जो आप लगा रहे हैं उसको तो हम एडमिट कर रहे हैं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को हम एडमिट कर रहे हैं कि ये ट्रस्ट डीड है, ये है, ये तमाम कागजात उनको बार बार पहुँचाए गए। लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं पानी में मधानी डाली गई है। नैब की तरफ से कोई कंक्रीट ना सवाल पूछा जाता है, सिर्फ इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल किया जा सके। और अभी भी आप देखिए कि इसके अंदर 2 बार खान साहब को गिरफ़्तार किया गया। 9 मई के अंदर इसी केस के अंदर जो है वो गिरफ्तारी डाली गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलीगल डिक्लेयर किया था। अब भी इसी केस के अंदर इतनी देर की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एंड पर क्या हुआ कि जब कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो ट्रायल कोर्ट ने उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया। ये नहीं हुआ कि उनका जो टाइम है वो तो क्योंकि वो इतनी यूजलेस और इतनी फ्यूटाइल उनकी ये एक्सरसाइज थी कि कोर्ट को उनकी रिक्वेस्ट जो है वो उसे डिनाई करना पड़ा। तो यहाँ पर जो डिले है वो सिर्फ और सिर्फ नैब की तरफ से किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से इसका हमेशा से इसको फेस कर रहे हैं और अपना जवाब भी जमा करा रहे हैं। लेकिन अगर एक इदारा जो है अगर उसको लटकाना चाहता है, आपको पता है क्यों लटकाना चाहता है और क्या मोटिव्स हैं, किस लिए ये केस लटकाया जा रहा है? इस केस के अंदर कोई एक भी जुर्म का जो आंसर है वो किसी जगह पे, मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि किसी जगह पर जुर्म हुआ ही नहीं है। तो जब जुर्म नहीं हुआ तो फिर ये क्रिमिनल केस कैसे चलाया जा रहा है? एक से ऐसे समझाऊं कि मलिक रियाज ने ऐसे वक्त में जिस वक्त बैरियर टाउन के केसेस चल रहे थे, वज़ीर आज़म को सवाब की नीयत से शायद ज़मीन दी, मैं ये समझाऊं जिस तरह की आपकी गुफ्तगू है। दूसरा कि बरतानिया में जो इस वक्त चल रहा था 60 अरब रुपए का मामला था, वो हुकूमत का दावा ये था कि हुकूमत पाकिस्तान को वो वापस करने हैं। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को नहीं, मलिक रियाज के पर्सनल अकाउंट में थे जिसको इमरान खान ने एडजस्ट किया 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने थे उसमें। हालांकि हुकूमत दावा करती रही है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, इमरान खान की जानिब से वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के बजाय मलिक रियाज के थ्रू जमा करवाए गए और उसे फायदा दिया गया। अच्छा अभी आपकी सारी बातें मान लें, आपकी सारी बातें मान लें, 190 मिलियन पाउंड आया
और इन्होंने उठा के सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। आपकी बात मान ली, मैं ये मान नहीं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान रहा, और वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी। दोनों चीज़ें किसके पास हैं? नहीं, एक सेकेंड, इसका डायरेक्ट जवाब है वो मैं आपको देता हूँ। आप गेन बताएं कि इसका इमरान खान साहब को क्या गेन नहीं, मिला। नहीं, फॉर एन ऑफेंस टू बी क्रिएटेड यू हैव टू शो इलीगल गेन फॉर इमरान खान पर्सनली। वेयर इज दैट इलीगल गेन? नंबर वन। नंबर टू, 190 मिलियन पाउंड एक इंग्लैंड में हसन नवाज और उनके दरमियान एक ट्रांजैक्शन। ये वो सवाल और कर रहे हैं। सवाल का जो मकसद आपका है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जब ये कहती है, दावा करती है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था, तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस पैसे को वापस लाने के लिए किस जगह पे केस किया था? मुझे बताइए कि बैरिया टाउन के खिलाफ पाकिस्तान में कौन से थाने में केस रजिस्टर्ड था, कौन सी इंक्वायरी हो रही थी, कौन सा FIA उनके पीछे लगा हुआ था, या बरतानिया में पाकिस्तान की हुकूमत ने कौन सा केस दायर किया था? ये जो कार्रवाई हुई थी, ये मैंने पहले बताया कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने आप इनिशिएट की, और इनिशिएट इसलिए की जैसे कि इन्होंने फरमाया कि हसन नवाज की तरफ से जो पेमेंट उनको मौसूल हुई वो डाउटफुल थी। वो अमाउंट, वो एक चीज़, अगर आप एक पेंसिल 10 रुपए की है, इसे आप 50 रुपये देंगे तो सवाल तो उठेंगे। ये सवाल उठे और इसके ऊपर NCA ने कार्रवाई की और उनके तमाम अकाउंट जो है वो फ्रीज किए। तो पैसे पाकिस्तान लाते हुए हुकूमत पाकिस्तान को दिए गए ये पैसे? देखिए जी, आप ये जो मशरक बैंक का जो पेपर आपके सामने आया है, इसके अंदर तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। पर्सनल अकाउंट से वो पैसे पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में उनकी लायबिलिटी के अगेंस्ट आए। पाकिस्तान कहाँ से आ गई? वो उधर उनके अकाउंट में पड़े थे। मुबशरा जी जी सर, जरा अलकादर से हटके भी हम बात करते हैं। हटके जी, जो कुछ हो रहा है इमरान खान साहब के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ, वो पहले मियां साहब के साथ वही कुछ होता रहा। कल का जो फैसला था उससे आप इंसाफ का और वाला कहते हैं या इंसाफ का कदम? मियां साहब का जो फैसला है उसकी बात कर रहे हैं। मियां साहब का जो फैसला है वो देखिए कि ये कहा जा रहा है कि मियां साहब का उस प्रॉपर्टी के साथ कोई ताल्लुक जो है वो साबित नहीं हुआ। मियां साहब उसी प्रॉपर्टी से आए हैं और वापस उसी प्रॉपर्टी में जाएंगे, लेकिन उनका कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। ये है इंटरेस्टिंग सूरत हाल। देखिए जी, इसके ऊपर जो है वो कोर कमेटी बताएगी आपको, कोर कमेटी बताएगी। कॉपीज ले लें।